तो दोस्तों आज के इस न्यूज़ वीडियो में क्या जानना चाहोगे? सेबी के नए जॉब ओपनिंग्स के बारे में, अपस्टॉक्स की नई पार्टनरशिप के बारे में, सेबी के कुछ पुराने चीफ आईटी रडार के अंडर आ गए हैं उनके बारे में, कुछ कंपनियों की नीलामी हो रही है जो कि कंपनी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा चल नहीं पाई, सेबी अब उनकी नीलामी करके पैसा निकाल रहा है, या आप जानना चाहेंगे सेबी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की जो बैनिंग हुई है उसके बारे में। ये सब कुछ आज इस स्टॉक मार्केट न्यूज़ के वीडियो में इन डिटेल फॉर यू सो दैट यू कैन मेक योर स्टॉक मार्केट डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेबी के लीगल सेल में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप हर क्वार्टर अगले साल से हर क्वार्टर के पहले हफ्ते में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह से इंटर्नशिप के बाद जॉब ओपनिंग बन सकती है या नहीं वो तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैटर करेगा, लेकिन शुरुआत में मिनिमम 4 हफ्तों की इंटर्नशिप है जो कि 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी। फिर अगले क्वार्टर मतलब चौथे महीने, 7वें महीने ऐसे चलता रहेगा। जो भी इंडिया के बार काउंसिल के अंडर स्कूल्स या कॉलेजेस आते हैं उनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं, उनका कॉलेज ही अप्लाई कर सकता है और उनके कॉलेज के जो हेड होंगे इस सेल के वो अपने कॉलेज में मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स को एक तरीके से भेज सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। 5 साल का एलएलबी कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम 3 साल हो जाने चाहिए। अगर आप 3 साल का कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम 2 साल हो जाने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप एलएलएम कोर्स कर रहे हैं तो भी ये फाइन, और 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। मतलब इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि आप 60% मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है तो आपको स्टाइफन मिलेगा करीब 10,000 रुपये, और इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई एज अ स्टूडेंट नहीं कर सकते। आपका कॉलेज अप्लाई करेगा, जैसे आपको बताया। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कॉलेज को बताया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से कभी रिगार्ड नहीं दिया जाएगा सेबी के साथ काम करने में। अब दोस्तों सेबी के अगर लीगल डिपार्टमेंट अगर आप जाते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर माइंडसेट के लोग अगर उस डायरेक्शन में जाएंगे तो सर्टेनली देयर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन दैट वुड हैपन। बट पता नहीं कि सेबी के अंदर जाते आपकी सुनी जाएगी या नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपका कदम उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी स्कूल, अपने कॉलेज से बात करें और इस ईमेल एड्रेस पे legalinternship@sebi.government.in पे ईमेल भेज के अपने एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर्स अलग अलग समय पे पार्टनरशिप्स करते रहते हैं, उनको डीमेट अकाउंट ज़्यादा खुलवाने होते हैं, वही उनका काम है। वही डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करवा के ब्रोकरेज कमाना एक तरीके से उनका रेवेन्यू मॉडल। अब स्टॉक्स ने विक्रांगी के साथ टाई अप किया है, जिसमें भारत ईजी ऐप के थ्रू वो डीमेट अकाउंट्स खुलवाएंगे। अच्छा खासा नेटवर्क है विक्रांगी का। विक्रांगी अगर आप देखें तो डाइवर्सिटी बहुत है। मुंबई बेस्ड ये कंपनी है, ब्रोकिंग में तो गई है अब स्टॉक्स के थ्रू। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, तो जो भी इनका क्लाइंट बेस है या यूज़र बेस है वो इन पर्टिकुलर सेक्शंस में भी अपने आप को देख सकता है, मतलब ट्राई कर सकता है भारत ईजी ऐप के साथ यूसेज करते करते। एज ऑफ नाउ विक्रांगी की 13,200 ब्रांचेज हैं अक्रॉस इंडिया। 28 स्टेट्स में 507 डिस्ट्रिक्ट, 560 डिस्ट्रिक्ट्स में उनका अवेलेबिलिटी है। एट द सेम टाइम टियर 5 और टियर 6 सिटीज़, मतलब छोटे छोटे गांवों में भी इनकी प्रेजेंस है। अब ये पार्टनरशिप अपस्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन एक तरीके से ऑनलाइन ही रहते हुए अलग अलग पार्टनरशिप्स करते हुए एक डिफरेंट वे है, एक अलग तरीका है डीमेट अकाउंट में अपनी रीच आउट बढ़ाने के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर अपस्टॉक्स और नॉट। अगर आप भारत ईजी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अभी आपको अपस्टॉक्स वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अगली खबर है सेबी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। एग्री कमोडिटीज़ अगर हम ध्यान दें तो वैसे ही बहुत लिमिटेड पाए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है एग्री में। नॉन एग्री में तो बहुत हैं। खैर, अब एग्री में कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सेबी ने बार कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये बैन होते रहती हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हुआ है। बट एट द सेम टाइम जो अलग चीज़ हुई है कि वीट, क्रूड ऑयल, देन यू हैव मूंग दाल और भी कमोडिटीज़ हैं जो जनरली इस तरह के फहरिस्त में नहीं आती, लेकिन लेटेस्ट डायरेक्टिव पैडी ग्रीन, जो पैडी वीट्स होते हैं उनको रोकता है, मूंग दाल को रोक रहा है, कुछ ऑयल्स को रोक रहा है। सो इन अ सेंस जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप ट्रेडिंग करते रहे हैं, तो अगर आप कमोडिटी में करते हैं जिसका ऑलरेडी मार्केट साइज बहुत श्रिंक्ड है, बहुत कम है,
आप इनमें नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। जनरली किसी एक महीने के लिए कुछ कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन किया जाता है, सो दैट इट्स श्योर कि अभी एक तरीके से मार्केट हेसिटेशन बढ़ गया है या कम हो गया है, बेस्ड ऑन फ्यू अदर फैक्टर्स टू। लेकिन एज ऑफ नाउ इस केस में इनको बैन कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस। अगली खबर है विश्वामित्र इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से। अब ये कंपनी, जैसे कि आपको नाम से पता लग जाएगा, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन से आती है। 8-10 साल से एक केस चल रहा है जिसमें कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने 50 से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को एनसीडीज एक तरह से इशू किए और 107 करोड़ उसकी वैल्यू थी। अब एज़ पर रूल ये पर्टिकुलर कंपनी को किसी बोर्स पे, मतलब किसी इंडेक्स पे, किसी पर्टिकुलर मार्केट एंटिटी पे इनको लिस्ट करना मैंडेटरी था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने चूज़ किया कि हम नहीं करते हैं। अब बाकी की रीज़न जो भी रहे हों, अब उसके बाद इसमें बहुत फॉलोअप्स किए गए, लेकिन कुछ खास इसमें रिकवरी हुई नहीं, कुछ बात हुई नहीं। टोटल करीब 41.5 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम था, जिसकी वैल्यू 41.61 करोड़ रुपए थी 2012-13 में। इसके अलावा कुछ और भी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इशू हुए 83,000 इन्वेस्टर्स को। अब घुमा फिरा के ये अमाउंट जो ओवरऑल लेवल पे मार्च 2014 तक देखी गई थी, जैसे बताया 107 करोड़ तक पहुंच गई। बहुत फॉलोअप से नथिंग हैपेंड। अभी जाके सेबी इनकी सारी 8 प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन में, मतलब एक तरीके से गिरवी रखा हुआ था, तो अब बेच रहा है। अब 8 प्रॉपर्टीज़ की 27 जनवरी 11 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक 2 घंटे की विंडो में बिडिंग होगी, नीलामी होगी, और उससे जो पैसा रेज होगा वो इन्वेस्टर्स को वापस देने में काम आएगा। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं वेस्ट बंगाल में। डिपेंडिंग कि क्या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकल के आती है उस नीलामी में, जैसे आईपीएल की नीलामी होती है वैसे ही, लेकिन ये किसी की पर्सनल एक तरह से कंपनी की नीलामी है। कंपनी को सेबी ने वैसे ही बैन कर दिया है कुछ साल पहले, लेकिन उसके बावजूद कोई पैसा नहीं, कुछ पता नहीं, इन्वेस्टर्स का नुकसान, 83,000 लोगों का पैसा फंसा हुआ है। लेकिन सेबी जो कर सकता है कर रहा है। एज ऑफ नाउ 8 साल हो चुके हैं इस पूरी की पूरी बात को। जब भी आप पैसा लगाते हैं दोस्तों, यू हैव टू सी कि वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। अगर वो रेगुलेटेड जगह नहीं है तो आप सच में फंस सकते हैं, हाई चांसेस। और अगर कोई कहता है कि रेगुलेटेड है, यू हैव टू जस्ट डोंट ट्रस्ट देम ऑन द फेस। उनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, वैलिडेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, हमें बोलिए, कमेंट्स में लिखिए, विल हेल्प इट फॉर यू। द पॉइंट हेयर इज़ कि जब आप बिना रेगुलेटेड एसेट में या कहीं भी पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, तो देन अभी सेबी तो चलो इस केस में प्ले कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आइडियली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो, बिकॉज ये लिस्टेड एक तरीके से एनसीडीज लिस्टेड नहीं थे। नॉनदलेस लेट्स सी कितना को फ़ायदा कितना को नुकसान आगे चल के होगा। इस इन्वेस्टर्स का, इन 83,000 इन्वेस्टर्स का कुछ ना कुछ लेवल पे वापस ही पैसा आने की उम्मीद जग गई है। और फाइनली दोस्तों खबर है एएनएमआई की तरफ से। एएनएमआई इंडिया के स्टॉक ब्रोकर्स की एक एसोसिएशन है। इस बार एएनएमआई ने सेबी को अप्रोच किया है और काफ़ी लेवल पे अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन वो मानी जाएंगी या नहीं अलग मुद्दा है। पहली बात ये कही है कि जब सेबी किसी कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजता है, मतलब कि किसी कंपनी ने कुछ गलत किया, उसके लिए उसको एक फरमान जाता है, वो शो कॉज नोटिस होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। एज ऑफ नाउ कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। सेबी जब चाहे जितनी देर मर्जी लगाए, जब भी किसी भी टाइम पे किसी भी कंपनी को शो कॉज नोटिस भेज सकता है। अगर आज गलती हुई है तो ऐसा हो सकता है कि 5 साल बाद नोटिस जाए। तो एएनएमआई का कहना है कि सेबी के ऊपर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि आप इतनी देर के अंदर अंदर जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका जो शो कॉज नोटिस है उसी टाइमलाइन में चला जाना चाहिए। एज ऑफ नाउ इट्स एन ओपन टाइम फ्रेम। दूसरी चीज़, जब भी कोई रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर गलती करता है, उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है। अब फ़ाइन का मिनिमम वैल्यू है 5 लाख रुपए। एज ऑफ नाउ द ओवरऑल आइडिया इज़ कि एक रिटेल इन्वेस्टर को 25 करोड़ रुपए या जो भी उसने गलती की उसका 3 गुना वापस देना पड़ेगा। अब उसमें मिनिमम पेनल्टी 5 लाख की हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेटी इशू, बहुत स्मॉल स्टफ, बहुत छोटे मोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई गलती करता है तो पकड़ा जाता है, लेकिन उसको 5 लाख का फ़ाइन देना पड़ता है, विच एज़ पर एएनएमआई डजंट मेक सेंस। उसका मिनिमम शुड बी लेट्स से 1 लाख रुपीज़, उसके बियॉन्ड होता है तो देना पड़ेगा। 3 टाइम्स का रूल आप रखिए, लेकिन जो मिनिमम का स्लैब 5 लाख रुपए है उसको कट डाउन करके करीब एक नॉमिनल वैल्यू जो कि करीब 1 लाख हो सकती है उस तक लाया जाए। एएनएमआई समय समय पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए सुझाव देता रहता है सेबी को। कुछ बातें मान ली जाती हैं, कुछ शायद नहीं।
लेकिन सर्टेनली ये बातें रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर के हित में ही होती हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट न्यूज़। होपफुली आपको ये न्यूज़ से कुछ आइडिया हुआ हो कि मार्केट से भी रेगुलेटर्स, ब्रोकर्स, एसोसिएशंस क्या कर रही हैं। सर्टेन लेवल पे आपको आइडिया रहता है कि जिस इंडस्ट्री में आप खुद कूदे हुए हैं, पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो किस डायरेक्शन में है। अपने डिसीजंस बड़ी ऑब्जेक्टिवली लीजिएगा। हमेशा अपने आप को ध्यान रखिए कि जो भी इंडस्ट्री में मूवमेंट्स होती हैं कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स को वो भी एक तरीके से चेंज करती हैं, एक तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।